जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को और अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन, यानी कि ऐसे 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में लगभग लगभग मतलब मैं कह सकता हूँ कि लगभग लगभग हर एग्जाम में, डिफेंस के चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे आईसीजी हो, मतलब इन चारों को कंपाइल करके, और आर्मी में तो मतलब बहुत ज़्यादा, आर्मी में चाहे वो जीडी हो, चाहे टेक्निकल हो, ट्रेड्समैन हो, क्लर्क हो, सब में इन 50 क्वेश्चन आप करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और पूछे भी गए हैं। आप अगर प्रैक्टिस सेट भी कोई सॉल्व कर रहे होंगे तो उनमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल है, इजी है, क्योंकि आर्मी में जो है क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं होता है, इतना अन्य एग्जामों में होता है पर बहुत डीप नहीं पूछते हैं। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आज, और आपको 40 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए पूरा सिनेरियो का रहने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 50 मार्क्स का पूरा ये मॉक होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी है, ताकि आप देखें तो आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए आपके क्वेश्चन आपने 40 किए, ठीक है, 40 में आपके मान लो 4 गलत हो गए और 36 सही हो गए, तो आपको 1 नंबर कट जाएगा तुरंत। तो कितने बचेंगे? 35 नंबर आउट ऑफ 50। तो यही इसी तरह से आपको स्कोर कमेंट में बताना है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी किया है। ठीक है, बाकायदा 0.25, बाकी एग्जाम में नहीं होती, लेकिन यहाँ इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ डर रहे कि तुक्का नहीं खेलना है। ठीक है, बाकी एग्जाम में तो अगर नहीं है तो वहां पे तो ठीक है। बाकी अपना टारगेट है 40 प्लस का। ठीक है, अगर आप 40 प्लस कर रहे हैं तो दैट्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मतलब बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, और एग्जाम में अच्छा जाएगा आपका। ठीक है, तैयार हैं? चले पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि भारत का उपराष्ट्र बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 37 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो वो होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर पूछ ले वहीं पर राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो वो भी 35 वर्ष। अगर पूछ ले प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप इतने के एलिजिबल हैं, मतलब आप इतने के हो गए हैं तो आप इस इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, तो वो है 25 साल। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए 35 साल है ना, और प्रधानमंत्री के लिए 25 साल। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट आइए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बताना है आपको। बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोक एंड बिंबिसार। बिंदुसार और नीचे क्या दिया? बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है, तो बहुत ही कम डिफरेंस में है। तो कौन है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र? तो वो है बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये कौन थे? ये सम्राट अशोक के कौन थे? पिता थे। किसके? सम्राट अशोक के पिता थे। कौन? बिंदुसार। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट 3 नंबर देखिए। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? अगर आपको, मतलब मैं कह रहा हूं आप एग्जाम को अगर बहुत डीप थोड़ा सा पढ़ना है तो आप इसी चैप्टर की क्लास मैंने नेवी में भी ली है और आर्मी में भी ली है। ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए मैंने कराई थी सोलर सिस्टम को एकदम अलग तरीके से। तो आप लिस्ट पढ़िए, वहां पे जाइए, एकदम आराम से सारे क्वेश्चन आप वहां पे कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है, नीड। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने अलग से इसलिए सोलर सिस्टम को अलग से करा दिया था वहां पर। तो किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो, शनि। तो किसको मानते हैं? हम मानते हैं प्लूटो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को हम लोग कहते हैं नीला ग्रह। ठीक है, नीला ग्रह। और शनि को कहते हैं हम लोग, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कितने छल्ले हैं? सबसे ज्यादा अगर छल्ले या फिर वलय की बात करें तो किसमें है? शनि में है। ठीक है, और बौना ग्रह
प्लूटो। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट आइए 4 नंबर। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? अच्छा, कौन से हैं? तो सार्क में जो है कुल 8 सदस्य होते हैं। कितने? 8। कौन कौन से? नंबर 1 पर है अपना अफगानिस्तान, ठीक है, हाँ अफगानिस्तान, 1 मिनट, ठीक है, नंबर 1 पर अपना अफगानिस्तान, ओके। और नंबर 2 पर है बांग्लादेश, बांग्लादेश। नंबर 3 पर है अपना भूटान। नंबर 4 पर अपना प्यारा भारत। नंबर 5 पर मालदीव, ठीक है। और नंबर 6 पर बात करें तो वो है नेपाल। नंबर 7 पर बात करेंगे तो पाकिस्तान। कौन सा बाकी रह गया? अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया। एक देश और है यार, छूट रहा है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। हाँ हाँ समझ लो ये, हाँ तो ये छूट रहा है यार इसमें से यार। हाँ श्रीलंका छूट रहा है ना, हाँ श्रीलंका, मुझे श्रीलंका लग रहा था पहले ही, श्रीलंका, ठीक है। इतने देश हमारे 8 हैं। अच्छा, अब ये तो टोटल हैं जो हैं, इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सदस्य नहीं है। तो नहीं में कौन सा है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल भी है, तो कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है। कौन सा? म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे चले 5 नंबर देखिए। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या फिर 20 अक्टूबर? तो हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, सैयद वंश? तो कौन सा आया था? वो आया था हमारा सैयद वंश, ठीक है। जिसके संस्थापक थे हमारे कौन? जिसके संस्थापक थे हमारे खिज्र खां। कौन थे? खिज्र खां। और जिसका टाइम पीरियड है 1414 से लेकर 1451 तक, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर मुगल वंश की बात करें तो उसका टाइम पीरियड है 1526 से लेकर, यानी जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था उसके बाद से 1857 तक। खिलजी वंश का 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है। गुप्त वंश का ये 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 7 नंबर। 1 मिनट, आप इसको सॉल्व करेंगे। चलो, क्वेश्चन है बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? यानी कि जो बलुआ पत्थर होता है उसमें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायंत्री चट्टान या फिर अवसादी चट्टान? तो कौन सी होती है? वो होती है अवसादी चट्टान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 8 नंबर। नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया था? यानी कि जो नीति आयोग था उसको किस संस्था के स्थान पर लाया गया? योजना आयोग, IRDA,
दूर संचार विभाग या फिर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो किसके स्थान पर लाया गया था? वो था हमारा योजना आयोग। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्लानिंग कमीशन। अच्छा, नीति आयोग की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इस दिन हमारा नीति आयोग का गठन हुआ था। क्लियर? आगे देखिए 9 नंबर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? वियना, एम्स्टर्डम, द हेग, जिनेवा। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है द हेग। द हेग यानी कि नीदरलैंड। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? यानी कि किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? बताएंगे आप लोग। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो किस में दिया गया है? वो दिया गया है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इनमें सभी से हमारा क्या है? समानता का अधिकार है। अलग अलग अधिकार हैं और ये हमारा क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है, वहीं बात करें अगर, बाकी तो 19 में तो सारी स्वतंत्रताएं हैं बोलने वगैरह की। ठीक है, 21 में क्या है? आपको पता होगा, राइट टू जीवन, जीने का अधिकार है। ठीक है, और अगर बात करें आर्टिकल 32 में क्या है? भाई इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें जानते क्या है? इसमें वो है, इसी को तो, इसमें हम लोग 5 प्रकार की रेट जारी करते हैं। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परदेश, उत्प्रदेशन, अधिकार परीक्षा। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मेमेंडस, प्रोविजन, सर्टरी एंड क्यू वारंटो। ये 5 प्रकार की रेट जारी होती हैं, जिनमें अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं, इसी अनुच्छेद को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। ठीक है, आर्टिकल 32 को ही कहा था संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। क्लियर? आगे चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो, करो या मरो। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, और महात्मा गांधी ने कहा था करो या फिर मरो। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। तो कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए 13 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यानी कितने शेड्यूल्स हैं? 10, 12, 14 या फिर 8? तो कितनी हैं? वो हैं 12। कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 14 नंबर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हम लोग? 5 जून, 21 जून, 10 दिसंबर, 15 अगस्त। तो हम लोग मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को। अच्छा, 21 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? योगा डे, यानी कि योग दिवस। क्या मनाते हैं? योग दिवस। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? मानवाधिकार दिवस। क्या? मानवाधिकार
अधिकार दिवस। और 15 अगस्त को सभी पता है क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 21 जून को योगा दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। क्लियर। आगे देखिए 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी, जानते हो कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। कहां पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को, जो कहां पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। कहां पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी, 26 जनवरी, 10 जनवरी, 1 जुलाई। तो कब मनाते हैं हम लोग, हम मनाते हैं 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, वहीं बात करें वायु सेना दिवस, तो हम लोग मनाते हैं वो 8 अक्टूबर को। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग नौ सेना दिवस, तो हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। अगर बात करें तटरक्षक, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक है, आईसीजी, तटरक्षक सेना दिवस, तटरक्षक सेना दिवस, तो वो मनाते हैं हम लोग 1 फरवरी को। ये चारों डिफेंस के आपको याद रखने हैं। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, और इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी कि तटरक्षक सेना दिवस, तो वो मनाते हैं हम लोग 1 फरवरी को। और वहीं बात करें इंडियन आर्मी डे, तो मनाते हैं हम लोग 15 जनवरी को। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948 या 26 जनवरी 1949। तो लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें कब बनकर तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ था वो कब, 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, संविधान बनने में कुल कितना टाइम लगा था, ठीक है, संविधान बनने में कुल लगा समय कितना था, तो वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतने टाइम में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनके तैयार हुआ था। और बनकर तैयार मतलब इतने दिन लगे थे, और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1935, 1947, 1950, 1920। तो कब हुई थी, 1935 में हुई थी। ठीक है, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। पहले इसका मुख्यालय हुआ करता था कलकत्ता, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय हो गया था, यानी कि इसका हेडक्वार्टर हो गया था कौन सा, मुंबई। ठीक है, क्या हो गया था, मुंबई हो गया था। ऑल राइट, आगे चलें 19 नंबर देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, बाखड़ा नागल, हीराकुंड, टिहरी, सरदार सरोवर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, बाखड़ा नागल, हीराकुंड, टिहरी, सरदार सरोवर। तो वो है हमारा हीराकुंड डैम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कहां पड़ता है, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में किस नदी पर, महानदी पर पड़ता है। और अगर बात करें कुल लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। कितनी है, 25.8 किलोमीटर। किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। किस नदी पर है, महानदी पर।
कुल लेंथ कितनी है? 25.8 किलोमीटर। कौन सा डैम? हीराकुंड डैम, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। उतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, मतलब जो एकदम एग्जाम में आता है वही एकदम, ठीक है। कोई बाहर का नहीं है, कोई फर्जी का नहीं बता रहा हूं, जो चीज है सो है, ठीक है। आगे चलें, और कुछ इसमें बताने वाला है। इसमें यही है कि भाखड़ा नागल किस राज्य में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये जानते हो कहां पड़ता है? ये पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, टिहरी डैम किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है इधर से है, हाँ उत्तराखंड में ना, हाँ ये पड़ता है उत्तराखंड में। वहीं बात करेगा सरदार सरोवर डैम कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है जानते हो कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। सरदार सरोवर गुजरात में, जो किस पर है? नर्मदा नदी पर है, ठीक है, नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड में और भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? आगे चलें, 20 नंबर देखिए, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं इन 50 क्वेश्चन आप करेंगे ना, मैं ऐसे क्वेश्चन छांट छांट के कराऊंगा। ऐसे आज करा दिया, हम मान लो कल नहीं कराऊंगा, फिर एक दिन बाद करा दूंगा, मतलब कराऊंगा 100-200 ही क्वेश्चन, लेकिन भाई साहब इतने एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, आप पेपर देने जाएंगे कहेंगे कि वाकई में एग्जाम क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, गोदान एंड गबन। तो किससे लिया गया है? वो लिया गया है आनंद मठ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, और इसमें कुछ बताने का है। हाँ, अगर पूछ ले वंदे मातरम के रचयिता कौन है, हाँ भाई ये तो इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, यानी वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। क्लियर? चलो 21 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1915, 1919, 1921, 1930। तो कब हुआ था? वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल ओडायर ने अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दिया था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, बट उसको दर्शाया कितना गया था? 300 से 400 लोग। मतलब बहुत ही अति दयनीय मतलब ये कांड हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ओके। अच्छा, 1915 में क्या हुआ था? इसी दिन जो है, इस साल में 9 जनवरी 1915 एक ऐसी डेट है जब जो है महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे, और इसी दिन हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। कब? 9 जनवरी को, ठीक है। आगे देखिए 22, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, कुंचिकल या फिर सुसमुद्रम। सबसे ऊंचा कौन सा है? वो हमारा है कुंचिकल। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? आगे चला जाए, चलो। अच्छा, अगर हम बात करें कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई, ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये है 455 मीटर ऊंचा, यानी कि लगभग 1493 फीट, ठीक है। अगर मीटर में कहे तो 455 मीटर, अगर फीट की बात करें तो 1493 फीट, ठीक है। जो कहां पड़ता है? यह पड़ता है हमारा कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और किस पर है? वराही नदी पर, ठीक है। किस पर है? वराही नदी पर। ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर,
जिसे हम कह सकते हैं 1493 फीट। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस नदी पर है? वराही नदी पर है। ऑलराइट, क्लियर यहां तक? आगे चलो। 23, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? रामायण, महाभारत, मुंडको उपनिषद है। क्या है? मुंडको उपनिषद या फिर ऋग्वेद। तो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। 24 देखिए, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911, 1947, 1950 या फिर 1920? तो गाया गया था 1911। ठीक है। 27 दिसंबर 1911 जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है। 25 देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? अच्छा, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर हेमू, औरंगजेब और दारा शिकोह, शेरशाह और हुमायूं। तो किसके बीच हुआ था? वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। अगर बात करें सेकेंड बैटल की तो वो हुआ था 1556 में। ठीक है। और अगर थर्ड की बात करें, कब हुआ था थर्ड? भाई मुझे तो नहीं पता है, बता दूं? अरे हटाओ, नहीं बताते हैं, इसको आप लोग बताना। ठीक है, अरे बता देना आप लोग। ये हुआ था हमारा 1761 में हुआ था। ठीक है। सेकंड की बात करें 1556 और थर्ड की बात करें 1761 में। ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड के तहत प्रस्तावना में समाजवादी यानी प्रियम्बल में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? 44 यानी कि 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 92वां संशोधन या फिर 61वां? तो किस में? 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कब हुआ था? 1976 में, जिनमें हमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और चौथा था अखंडता। ठीक है। ये 3 शब्द जो है प्रियम्बल में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो 1976 में हुआ था। ठीक है। सिर्फ अभी तक एक ही अमेंडमेंट हुआ है अपने प्रियम्बल में, वो यही हुआ था। ठीक है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे देखिए 27, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अम्बेडकर। तो किसने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो वो लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट है हिंद स्वराज, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। ठीक है। नेक्स्ट 28, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। अमेरिका, रूस, आयरलैंड एंड कनाडा। तो वो लिए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज किससे? रूस से लिए गए थे। यानी कि यूएसएसआर, जिसका पहला नाम हुआ करता था संघ सोवियत। ठीक है, रूस। आगे देखिए 29, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन, ये O2 है, ये N2O है, ये CO2 है, ये हाइड्रोजन है H। ठीक, H2। तो कौन सी है वो? नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम लोग कहते हैं लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 30 नंबर,
भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा आदमी है जिसे पहला परमवीर चक्र मिला था? मेजर शैतान सिंह, अब्दुल हमीद, मेजर सोमनाथ शर्मा या फिर विक्रम बत्रा को? तो किसे मिला था परमवीर चक्र? वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 31 देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कहां पे स्थित है? वो है बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, डलहौजी। तो कौन था? वो था विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो किसने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। इसने की थी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 34 देखिए, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर सी वी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या फिर मदर टेरेसा। तो किसे मिला था? वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कि आईएनसी जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित या फिर इंदिरा गांधी। तो वो थी हमारी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगर पूछ ले पहली भारतीय महिला आईएनसी की अध्यक्ष, तो वो कौन है? सरोजनी नायडू। अच्छा, आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1885 में। किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? एओ ह्यूम ने। जो कौन थे? ये थे हमारे बर्ड साइंटिस्ट थे। ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक थे। ओके, क्लियर? आगे चलें, 36 देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? जो मैं बताता हूँ ना ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको भी आपको याद रखना है। पता चला अब इस क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, मैं फर्जी का नहीं बता रहा हूँ, और इतना ही नहीं बता रहा हूँ कि आप याद ना कर पाए, बहुत लिमिटेड बता रहा हूँ और एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज। तो कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरकारिया आयोग या फिर मंडल आयोग। तो कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसी की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की लागू हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 37 देखिए, तुगलकनामा किसकी रचना है? यानी कि तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो, अबुल फजल, बदायूनी या फिर फिरदौसी। तो किसने लिखा? वो लिखा है अमीर खुसरो ने। किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्मा, नभ स्पर्श दीप्तम, सो न वरुणम, सत्यमेव जयते। तो कौन सा है? वो है नभ स्पर्श दीप्तम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, सो न वरुणम ये किसका है? भारतीय नौसेना का है। किसका है? भारतीय नौसेना का है। और सेवा परमो धर्मा ये किसका है? एनडीए का है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का है। ठीक है, क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट आइए,
भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? नरौरा, तारापुर, कलपक्कम, काकरापारा। तो कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया महाराष्ट्र के तारापुर में। ठीक है, महाराष्ट्र के तारापुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 40 नंबर देखिए, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। तो ये संबंधित थी किससे? गुलाम वंश से। किससे? गुलाम वंश से। ऑप्शन नंबर बी। पहली महिला शासिका, अगर क्वेश्चन पूछ ले पहली महिला शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है। नेक्स्ट 41 देखिए, भाई साहब पानी बहुत जरूरी है आजकल, इतनी गर्मी हो रही है भाई साहब, पूछो नहीं। क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्लासी का जो युद्ध है वो किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला, बाबर और लोदी, अंग्रेज और मराठा, अकबर और हेमू। तो किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ये हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। क्लियर। चलो 42 देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय और ईश्वरचंद विद्यासागर। तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। कब की थी? 1875 में की थी। ठीक है, क्लियर। आगे चला जाए। नेक्स्ट 43 देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? बाबर, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। तो किसने कराया था? वो कराया था अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 44 देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? बहुत इंपॉर्टेंट, ये अभी आपका एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी, उसमें सीधे क्वेश्चन नहीं आया था कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? किसान आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण, स्वतंत्रता आंदोलन या फिर महिला आंदोलन। तो किससे संबंधित है? ये हमारा है पर्यावरण संरक्षण। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आपको अपने पर्यावरण को बहुत अच्छा रखना है, नए पेड़ लगाने हैं। ठीक है, और पेड़ कटने से रोकना है। तो दैट्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वो था हमारा एनवायरमेंट कंजर्वेशन से। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है। नेक्स्ट 45 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 32, यानी किस अनुच्छेद में आपातकाल है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 356। देखो इसमें दो हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 352, तो वैसे तो ये इंपॉर्टेंट, ये आता है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ये जानते हो किसके लिए है? जब कोई बाहरी आक्रमण होता है, युद्ध वगैरह होते हैं, जब जो इमरजेंसी लगती है वो लगती है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाहरी आक्रमण युद्ध वगैरह होता है। अच्छा, जब राज्य में कोई दिक्कत होती है, जब राज्य विफल हो जाता है, तब वहां पर लगता है आपातकाल, तो वो होता है आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, और आर्टिकल 370 है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। और आर्टिकल 32 में क्या है? 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संविधान की हृदय और आत्मा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 46 देखिए, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है?
यानी कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस दिल्ली। तो कौन सा है? वो है हमारा आईएनएस विक्रांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 47 देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी, ब्राह्मी, ब्राह्मी, फारसी या फिर गुरमुखी? तो किस लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे? वो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 48, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो किस पर आधारित हमारा है? ये हमारा है शक संवत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जानते हो कैसा है? यह है इंग्लिश कैलेंडर। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर जिसमें नया साल स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और ख़त्म कब होता है? 31 दिसंबर को। और इसमें स्टार्ट होता है अप्रैल से, अप्रैल माह से, चैत्र माह से स्टार्ट होता है हिंदी कैलेंडर। क्लियर? आगे देखिए 49, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? यानी कि डीपीएसपी की बात कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिन्हें हम कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, रूस, कनाडा। तो कहां से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए 50 नंबर, किस ग्रह को प्रातः काल का तारा कहा जाता है? यानी कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे SW में। ठीक है, इसमें बताएंगे SW में। चलो हटाओ, कहाँ SW बताएंगे आप लोग, हटाओ, सीधा आंसर बताओ सर जी। आप भी कहाँ चक्कर में पड़े रहते हैं। चलो हटाओ, सीधा क्लास में कराइए। किस ग्रह को प्रातः काल यानी कि भोर का तारा, भोर का तारा या फिर सांझ का तारा, इसे कहते हैं हम लोग? ये कहते हैं हम लोग शुक्र को। इसे कहते हैं हम लोग शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, आप एक लोग क्वेश्चन बताएंगे आप SW में कि बुध ग्रह अपना चक्कर कितने दिन में यानी कितने समय में पूरा कर लेता है? पूरा कर लेता है। ठीक है, बुध ग्रह जो है अपना चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है, इसको आपको बताना है SW में। क्लियर? थैंक यू, ओके, थैंक यू। तो आपके हो गए 50 क्वेश्चन। अब आपको अपना स्कोर कमेंट में बताना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन अच्छे थे, और इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन को बहुत बारीक से और बहुत सोच समझ के रखा था, और सारे क्वेश्चन मैंने कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। अपना स्कोर जो है कमेंट में बता देंगे, और मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी होगी। बाकी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं आर्मी क्लर्क की और अच्छी से, बाकी तो टाइम नहीं है, वो मैंने इसके पिछले वीडियो में लगा दी थी किताब की लिंक, वहाँ से जाइए, किताब को मंगा लीजिए, अच्छी किताब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर, बाकी तैयारी करते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। ठीक है, बाकी हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, और अगर चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, पर इतना मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ, आपकी मर्जी है यार, आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है। मेरा तो काम है पढ़ाना यार, उसको आप 1 बच्चे देखेंगे, 2 बच्चे देखेंगे, 20 देखेंगे, 50 देखेंगे, मेरे लिए वही सही है। कभी मतलब व्यू के लिए पढ़ाया नहीं, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन या मतलब बहुत इजी क्वेश्चन करा दिया खटाखट, ऐसा कहीं कुछ नहीं, बस क्वेश्चन कराया, आंसर मार दिया, नहीं। जितना कराते हैं
एकदम सॉलिड कराते हैं, एकदम एग्जाम और इंटर कराते हैं। ये नहीं कि फर्जी का कहीं से कुछ उठाया कॉपी करके करा दिया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।